हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 यानी जो आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की जो बुक है, सेकंड पेपर जो आपका है उसको हम कवर कर रहे हैं और उसका थर्ड वीडियो हमारे सामने आज है, जिसमें हम यूनिट 2 को बिगिन करेंगे। न केवल बिगिन करेंगे बल्कि फिनिश भी करेंगे, मतलब एक ही वीडियो में हम पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोज में आप डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करके आए, बहुत सारी चीजें आपने समझी हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझी है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर जो आपने पढ़ ली हैं, जो ग्राउंड्स थे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट के साथ में। अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट का फेज क्या होता है। ये एक ऐसा फेज होता है जो 9 मंथ्स तक चलता है। 9 मंथ्स जब बच्चा दुनिया में आया नहीं होता है तब भी उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है और उस फेज को हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। प्रीनेटल, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिगिनिंग की बात है, प्री की बात हो रही है, अभी दुनिया में आने से पहले की बात हो रही है। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक्स, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं और क्या क्या इश्यूज डेवलपमेंट के टाइम पर आते हैं। अब क्योंकि ये फेज ही 9 मंथ्स का होता है तो इसमें बहुत ज्यादा बातें नहीं है, हमें समझना होगा। कुछ टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। यहाँ पे हम सम अप कर लेंगे तो लगभग 1 2 3 4 ही टॉपिक्स हैं, जिसमें कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो आइए फटाफट से बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। वैसे तो जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाती हूँ। और हमारा जो टॉपिक है पहला वो है आपके सामने प्रीनेटल पीरियड जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ये कुछ 3 टर्म्स हमें यहाँ पे नजर आ रही है, मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। ये 3 वो प्रोसेस हैं, वो स्टेप्स हैं, या वो फेजेस भी कह सकते हैं, छोटे ही सही, जो लाइफ की बिगिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं लाइफ की बिगिनिंग होती है। अगर एक बार मैं कोई ओवरव्यू करा दूं आपको इस टॉपिक का यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि लाइफ की बिगिनिंग कैसे होती है। जब एक फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल का कॉम्बिनेशन होता है तो वहीं से लाइफ बिगिन होती है, एक न्यू लाइफ का बिगिनिंग वहां से होती है कंसेप्शन के साथ ही। तो उस कंसेप्शन का जो फेज होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्विकली आप एक रीडिंग कर सकते हैं उसको, इतना ज्यादा उसमें कुछ है नहीं क्योंकि ये सारी चीजें आगे डिटेल में आएंगी। लेकिन ये जो 3 स्टेप्स हम देख रहे हैं, 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, मैच्योरेशन का जो प्रोसेस है वो हमें आगे की लाइफ में फेजेस में देखने को मिलता है जब होता है। लेकिन इसके लिए जो सेक्स सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहीं से जो है कंसेप्शन के बाद ही अटेंड कर लिए जाते हैं। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लिमिट टू द फीमेल सेक्स सेल्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्केप ऑफ वन मैच्योर ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी कंसेप्शन के टाइम पर होता है, फर्टिलाइजेशन जहां पे होता है एग्स का, और उसके बाद न्यू लाइफ बिगिन होती है। तो ये 3 स्टेप्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, 3 पॉइंट जिनकी मैंने बात करी, मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन, ये प्यूबर्टी के बाद किसी भी पर्सन में आते हैं, फीमेल्स में आते हैं टू बी स्पेसिफिकली, फीमेल में आते हैं टू बी स्पेसिफिक, और इनके ही साथ में लाइफ स्टार्ट होती है जब कंसीव किया जाता है, जब कोई भी लेडी कंसीव करती है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल पीरियड की बात करेंगे, जहां से हमारा जो वीडियो है वो ऑफिशियली बिगिन होता है। प्रीनेटल पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके साथ ही हम ये कह पाते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रीनेटल पीरियड को दिखा रही हैं। सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पीरियड है डेवलपमेंट का। इससे पहले कोई फेज नहीं होता, ये पहला फेज होता है जो डेवलपमेंट का फर्स्ट पीरियड कहलाता है। इट इज द फर्स्ट बट शॉर्टेस्ट पीरियड। अभी हमने बात की क्योंकि 9 मंथ्स का फेज होता है तो एक शॉर्टेस्ट ही है, और कोई भी फेज इतना छोटा नहीं होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कंसेप्शन से स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द बर्थ टाइम ऑफ बेबी। बच्चे के दुनिया में आते ही ये वाला फेज खत्म हो जाता है, फिर बच्चा जो है वो एक छोटा इन्फेंट आ जाता है हमारे आगे। ये 270 से 280 डेज का होता है या फिर 9 मंथ्स का होता है कैलेंडर के हिसाब से। हेरिडिटी फैक्टर भी इसमें वर्क करते हैं। ये जो फेज होता है, ये यहाँ पे चेंजेस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, उन्हें क्वालिटी में हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते बच्चे की। लेकिन आपने देखा है जो मदर होती हैं जब वो स्कैन्स के लिए जाती हैं, उनके डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो उसके थ्रू बच्चे की ग्रोथ का पता चल पाता है। वहां बच्चे के कोई भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं होती है, वहां पे बच्चे की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। तो ये एक ऐसा फेज होता है। इसमें जो भी मदर के साथ में फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पर आता है। वैसे तो ये पॉइंट्स आगे भी हम पढ़ेंगे, इसी वाले आज के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्विकली हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मार्क किया गया है। कंसेप्शन के टाइम पर द सेक्स ऑफ द बेबी इज फिक्स्ड एक्सेप्ट व्हेन सर्जरी इज यूज्ड फॉर सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड प्रोपोर्शनली ग्रेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस देन एनी अदर टाइम थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ ह्यूमन। जो प्रीनेटल का पीरियड होता है इसमें बहुत तेजी से जो है वो ग्रोथ होती है बच्चे की, और उसके बाद वो दुनिया में आता है तो भी उसकी ग्रोथ काफी फास्ट होती है। लेकिन ये फेज है जो सबसे ज्यादा माना जाता है। बर्थ से पहले यानी 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में बच्चा माइक्रोस्कोपिकली ग्रो होता है,
स्मॉल सेल से लेकर फिर इन्फेंट बन जाता है, हु मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 20 इंचेस इन लेंथ एंड वेट ऑन द एवरेज 7 पाउंड। एवरेज की बात हो रही है, बाकी जब बच्चा आता है दुनिया में तो उसकी हाइट तो फिर भी लगभग लगभग सेम होती है, पर वेट थोड़ा थोड़ा वेरी जरूर करता है। ओके, many believe that this time is more hazardous than other period of the lifespan. It's certainly a time when environment or psychological hazards can have marked effect on the pattern of later development. इस टाइम पर बच्चे के साथ जो भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उसका, जिस तरीके से मदर को जो भी चीजें मिलेंगी वो बच्चे पर इम्पैक्ट तो करेंगी, लेकिन उस समय उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। वो ट्रेस कब होंगी? आगे चल के। ऐसा हमने कई केसेस में देखा है, सभी को पता है कि जो जैसे बच्चा है उसमें कोई स्पीच प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो उसकी कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है, तो वो बिगिनिंग के टाइम पे ट्रेस होती ही नहीं है। वो तो उस टाइम पर भी नहीं हो पाती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो फिर इस फेज में कैसे हो पाएगी? तो आगे चल के वो चीजें नजर आनी शुरू होती हैं। During the prenatal period, the attitudes of people towards the newly created individual has significant impact on the development. यानी कि मदर का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो नॉर्मल डेवलपमेंट जरूर होगा बच्चे का। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीनेटल डेवलपमेंट के पीरियड्स। आपने पहले कहीं अगर पढ़े हैं कभी भी किसी टॉपिक के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो 3 पार्ट में ये जो पीरियड्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है 10 मार्कर में, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपका 6 मार्कर में। तो आप किसी भी तरीके से ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात करी कि जो प्रीनेटल डेवलपमेंट के पीरियड्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 9 मंथ्स का फेज है तो 9 मंथ्स के फेज को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, और उन तीनों सेगमेंट्स के जो है अपने अपने नाम है, और उन्हें हम समझेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक चलते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आता है पीरियड ऑफ जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं। ये कब शुरू होता है? ऑफकोर्स बिल्कुल बिगिनिंग का है तो फर्टिलाइजेशन से शुरू हो जाता है और ये 2nd वीक के एंड तक होता है। 2nd वीक मतलब ये पूरा हमारा पास 9 मंथ्स का जो फेज है उसमें जो 2nd वीक होता है बहुत छोटा पीरियड होता है, बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है। Half of a person's genetic material comes from his father and half comes from the mother. These two halves come together to form a unique combination of genetic potentialities when the sperm fertilizes the egg. It is the nucleus of the fertilized egg or zygote are the materials that bear the pattern for a new person, one who is different from his parents and yet like them. बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होने के बावजूद भी उनके जैसा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियस में एग फर्टिलाइज होता है, जिसको जाइगोट भी हम बोलते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको पीरियड ऑफ जाइगोट भी कहा जाता है। The first cell in which the male genes are joined with the female is called the zygote. The zygote looks like an unfertilized egg. The egg is so much larger than the sperm that it can absorb the sperm without showing it. However, the unfertilized egg has only 23 chromosomes, whereas the zygote has 46. क्योंकि 23 दोनों के मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फेज होता है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होता है, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस आगे स्लोली बढ़ रहा होता है। जब आगे बढ़ता है तो अगला पीरियड आ जाता है जिसको हम पीरियड और एम्ब्रियो बोलते हैं। ये 2nd वीक के एंड के साथ साथ 2nd ल्यूनर मंथ पर जाके एंड होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। ये जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है, तभी तो एक बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है आगे चल के। This stage begins on the 15th day after conception and continues until about the 8th week. तो ये प्रीवियस स्टेज से थोड़ा सा बड़ा फेज होता है क्योंकि वो देखा आपने बहुत छोटा होता है, और until the embryo is 1.2 inches in length. इस पीरियड में the cell of the embryo are not only multiplying but they are taking on specific functions. धीरे धीरे फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। This process is called tissue differentiation. It is during this critical period of differentiation that the growing fetus is most susceptible to damage from external sources. बिगिनिंग का जो फेज होता है कंसीव करने के बाद में, उस टाइम पर मदर अपनी केयर भी बहुत करती है और की भी जाती है, क्योंकि वो काफी कहना चाहिए डेलिकेट टाइम होता है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, एक्सरे एंड अदर रेडिएशन जो भी होता है। द चाइल्ड हु हैज वन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम मे हैव अदर प्रॉब्लम्स दैट अरोज एट द सेम टाइम। ये भी होता है इस टाइम की वजह से। किडनी प्रॉब्लम्स एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल आर ऑफ्टन फाउंड टुगेदर because both kidneys and the inner ear develop at the same time. इसी टाइम पर किडनीज का और इनर ईयर्स का भी फॉर्मेशन होता है। Formation of the heart begins in 3 weeks. The beginning development of the brain and spinal cord and the beginning of the gastrointestinal tract. आप देख रहे हैं कि किन किन चीजों का कैसे कैसे इस फेज में डेवलपमेंट होता है, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। Beginning of the vertebra, the lower jaw, the larynx and the rudiments of the ear and eye develop at week 4 and 5. ये सब इसी फेज में होने वाले डेवलपमेंट हैं। आर्म लेग के जो बर्ड्स हैं वो विजिबल होने लगते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ने लगता है। At week 6, formation of the nose, jaw, palate, lung, buds take place. ये सब होने लगता है। फिंगर और टोज भी फॉर्म होने लगती हैं। The tail is receding and the heart is almost fully developed. इस टाइम तक आते आते 7th वीक में क्या होता है? Eyes move forward on the face and the eyelids and tongue begin to form.
और इन सब का फॉर्मेशन 7th वीक में होने लगता है। 8th वीक में क्या क्या होता है? एम्ब्रियो नाउ रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग, द फेशियल फीचर्स कंटिन्यू टू डेवलप एंड द एक्सटर्नल ईयर अपीयर्स, ऑल्सो वी सी द बिगिनिंग ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो भी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बॉडी जो है वो शेप लेना शुरू कर देती है। तो किस वीक में क्या होता है, इसको आपको एज अ पॉइंटर नोट करना होगा, जिससे कि आप एग्जैक्टली वही बता पाए, क्योंकि आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम फेज में कुछ और ग्रो नहीं करा सकते ह्यूमन बीइंग का, राइट। तो इसके लिए हमें वही लिखना होगा कि जो भी डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ से आपको पॉइंटर्स बना के अपने पास नोट करने होंगे, यही आपको नोट्स में बनाना होगा। फिर आता है सेकेंड ल्यूनर मंथ से लेके बर्थ तक का जो फेज होता है, मतलब जहां से एंड हो रहा होता है वहां से बर्थ तक का जो फेज होता है उसको हम पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। एट दिस पॉइंट द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड enough to call a fetus. All organs and structures found in a full term newborn are present. धीरे धीरे यहाँ से बच्चा जो है वो 13 से 16 मंथ में आते आते सेकेंड ट्राइमेस्टर की बिगिनिंग होने लगती है। फीटस जो है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हेयर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाता है, ब्रेन डिटेक्टेबल हो जाता है, आईब्रोज आई लैशेज अपीयर होने लगती हैं, नेल्स आने लगते हैं फिंगर पर, क्योंकि आपने देखा जो छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसके फिंगर्स में नेल्स वगैरह सब होते हैं। पेरेंट्स के लिए काफी एक्साइटिंग टाइम होता है, मदर जो होती है वो अपने बच्चे का मूवमेंट भी फील कर पाती है, हार्ट बीट भी फील कर पाती है। ओके 21 से 24 का जो फेज होता है उसमें एंटायर बॉडी में हम फीलिंग कर पाते हैं बच्चे की, और काफी सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बच्चा धीरे धीरे करने लगता है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करने ही लगता है। 29 से 32 वीक्स के बीच में इंडिपेंडेंट लाइफ का डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब रेस्पिरेशन मूवमेंट शुरू हो जाते हैं और रैपिड इंक्रीज होने लगता है बॉडी फैट में, फीटस जो है वो और ज्यादा ग्रो करने लगता है। उसके बाद ब्रीदिंग भी, रिदमिक ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, बॉडी हेयर बिगिन शुरू हो जाते हैं 33 से 36 के बीच में, और धीरे धीरे बच्चा जो है 38 वीक्स के एंड तक आते आते दुनिया में आने के लिए रेडी हो जाता है। और उसी के बाद बच्चा जो है यहाँ से लगभग इतना वो वेट भी गेन कर लेता है 7 to 8 पाउंड्स, और उसके बाद बच्चा जो है वो दुनिया में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 3 पार्ट में डिवाइडेड था फेज जो पूछा जाता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं? जो ये प्रीनेटल का फेज होता है इसमें जो फीटस होता है ना, इसको काफी एक्टिव पार्ट माना गया है रिसर्च में। मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट ऑफ द फीटस कैन हैव एन इफेक्ट अपॉन द डेवलपमेंट बिगिनिंग एट कंसेप्शन एंड नॉट एट बर्थ। एनवायरमेंट डज इंडीड बिगिन टू इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एज सुन एज ही और शी इज कंसीव्ड। जब भी कोई मदर कंसीव करती है तो वहीं से एनवायरमेंट उसके होने वाले बच्चे को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट मदर, उस मदर के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है, बच्चा तो के पास तो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता। अब एज द जाइगोट अंडरगोज mitosis, the new cells themselves become part of the mother's environment, and through their particular physical and chemical influence they guide and control the development of further new cells. cells के थ्रू भी जो है बच्चे के अंदर एनवायरमेंट का डेवलपमेंट होता है। different genes are activated or suppressed in each cell, so that while one group of cell is developing into brain tissue, another is giving rise to the heart, another to the lungs, another to the skeletal system. अलग अलग जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती चली जाती हैं, तो एक तरीके से वो एक एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करा रही होती हैं। ओके, अब मदर की जो डिसीजेज हैं, ये तो कॉमन टॉपिक है, सबको पता है कि जो मदर की डिसीजेज होती हैं वो बच्चे के लिए एनवायरनमेंट का काम करती हैं, राइट। पहले तो जो सेल्स टिश्यूज हैं वही वर्क करते हैं, दूसरा मदर की डिसीजेज होती हैं। अगर मदर को कोई भी डिसीज है तो बच्चे पर उसका इम्पैक्ट आता है और उसकी ग्रोथ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बच्चे पर तो जो आता है वो आते ही पहले उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, उस तरीके से बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, और जितनी भी डिसीजेज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फ्यूचर में बच्चे को होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हेरिडिटी इशू हो जाता है। तो मदर की डिसीजेज इस तरीके से वर्क करती है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि मेडिसिन वगैरह भी इस तरह से नहीं दी जाती हैं कि कोई प्रॉब्लम जो है वो अगर एनकाउंटर नहीं हो रही है उसकी जगह पे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ड्रग्स एंड केमिकल्स, ड्रग्स से मतलब यहाँ पर ये भी है कि जो भी मेडिसिन दी जाती हैं या फिर किसी भी तरीके का ऐसा कंजम्पशन जो मदर कर रही है इन फॉर्म ऑफ टोबैको, इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ एल्कोहल और एनीथिंग, वो भी बच्चे पर इम्पैक्ट डालेगा। ओके, इससे इंटरनल ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, इसमें कि मेंटल रिटार्डेशन, कोई अटेंशन डेफिशिएंसी होना, ये सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में बच्चे को देखने को मिलती हैं। तो किस तरीके के ड्रग्स का या किस तरीके के अल्कोहल्स का मदर यूज कर रही हैं, स्मोकिंग और ये सारी चीजें नहीं की जानी चाहिए। इस फेज में खास ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि वो जो 9 मंथ का फेज है वो बहुत अच्छे से गुजर जाए और बच्चे को अच्छी हेल्थ मिल सके। ओके, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। काफी ज्यादा स्मोकिंग वगैरह जो करने की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी रिस्क बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम होती है। रेडिएशन का भी फर्क पड़ता है।
Radiation is responsible for causing damage to the fetus. Larger dose of therapeutic radiation may be injurious to the fetus and sometimes cause spontaneous abortion. तो रेडिएशन की वजह से ये इश्यूज भी हो सकते हैं. अबॉर्शन खुद में भी एक इशू है, एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड मेडिकली ड्यू टू सर्टेन मेडिकल रीजंस. कई बार अबॉर्शन नॉर्मली भी हो जाता है किसी इशू के होने की वजह से, कोई हेल्थ इशू होने की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कई बार लोग अबॉर्ट भी कराते हैं. ये तो अब खैर काफी पुरानी बात हो गई कि बेबी गर्ल नहीं चाहिए होती है तो उसकी वजह से अबॉर्शन कराते हैं. वैसे तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है कहीं पर आप सेक्स को आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन कोई रीजन ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और उस वजह से वो अबॉर्शन करा रहे हैं, कोई ऐसा रीजन हो सकता है. तो लाइसेंस्ड फिजिशियन ही जो होते हैं वो अबॉर्शन के प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है ये भी, इसको हैंडल करना हर किसी के लिए इजी नहीं होता. मदर की एज का भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अर्ली एज में, अर्ली का मतलब ये नहीं है कि हम मदर की भी बात करें जो खुद भी मदर बनने की स्टेज पे नहीं है. अगर मैरिज एक सही टाइम पर हुई है एक फीमेल की, तो उस टाइम पर उनके मदर बनने में या कंसेप्शन के प्रोसेस में इजी रहती हैं चीजें एज कम्पेयर टू द अगर मदर की जो एज है वो ज्यादा है, तब उस केस में प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, हजार्ड्स हो सकता है. डाइट और कैसी मिली है, क्या न्यूट्रिशन मिले हैं. बहुत सारे केसेस में हम ऐसे देखते हैं कि मदर को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, वो व्हाट्सएवर रीजन, वो प्रॉपर तरीके से फूड इंटेक नहीं होता है या जंक फूड ज्यादा होता है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है बच्चे के आगे चल के उसकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ में. अगर मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, जहाँ का कोई बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फैमिलीज में इश्यूज ज्यादा रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो मदर अगर काफी स्ट्रेस में रहती है तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आगे चल के बच्चे को हो सकती हैं. ये वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये आप यहाँ से पढ़ के समझ जाएंगे. हालांकि अपनी लैंग्वेज भी अब यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी कुछ तो पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो हम एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे. इसके बाद है द RH इनकम्पैटिबिलिटी. RH factor, which is an inherited protein found in the blood of 80% of the population. प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब किसी भी मेल का RH पॉजिटिव फैक्टर हो और फीमेल का नहीं हो, यानी वो डज नॉट कैरी द RH नेगेटिव फैक्टर्स एंड द चाइल्ड डेवलप एज RH पॉजिटिव. तो ऐसे केस में क्या होता है, दिस कैन कॉज अ सीरियस टाइप ऑफ एनीमिया इन द फीटस इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन द बॉडी कैन रिप्लेस देम. और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो जाती है, और जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी. ओके, तो ये एक इशू हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे कंसीडर किया जाता है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक वी हैव फिनिश्ड इट. प्रीनेटल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं उनको हमने समझा, और इसी के साथ में ये वीडियो हमारा ओवर हो गया, आज का यूनिट भी ओवर हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट बिगिन करेंगे, और आपके ब्लॉक 1 में टोटल 4 यूनिट्स हैं, तो आगे की 2 यूनिट्स आगे के वीडियोस में आएंगी. आज का वीडियो बेसिक था, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ज्यादा बड़ी बातें थी भी नहीं आज के वीडियो में. कैसा लगा फिर भी जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.